संस्कृत व्याकरण को जानने के क्रम में आज हम जानेंगे संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण स्थान के बारे में। मनुष्य जब भी अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो विचारों के आदान प्रदान करने के लिए उसका एकमात्र जो साधन है वह है भाषा। और भाषा में जिन भी ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उन ध्वनियों के ही संकेत चिन्हों को कहते हैं लिपि या वर्ण या अक्षर। और यही जो वर्ण हैं, इन वर्णों का समूह या उनकी एक माला कहलाती है वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि वर्णों की माला अर्थात वर्णों का समूह, या हम ये कह सकते हैं कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह ही कहलाएगा वर्णमाला। संस्कृत एक भाषा है और संस्कृत भाषा की यदि वर्णमाला की बात करें तो इसमें सामान्य रूप से 46 वर्ण हैं। संस्कृत की वर्णमाला को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो हैं उन्हें कहते हैं जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं और इनकी संख्या है 13 है। कौन कौन से हैं ये? अ, आ, ई, उ, ए, री, ली, ए, आई, ओ और औ। ये 13 वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्यंजनों को हम फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श वर्णों की संख्या है 25 है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण जो हैं वे 4 हैं, य, र, ल और व। और ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4 है, श, श, स और ह। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे वर्ण हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयुक्त रूप से बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे क और श के योग से बनता है क्ष, जैसे कक्षा या क्षमा। उसी प्रकार ज और य के योग से बनता है ज्ञ, जैसे कि ज्ञानी। ठीक है, या ज्ञान या आज्ञा। उसी प्रकार त और र के योग से बनता है त्र, जैसे कि पुत्र या छात्र। चलिए अब जानते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान वह है जहां से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। वर्णों का उच्चारण मुख से किया जाता है, ठीक है, और मुख के अंतर्गत जीभ जिन जिन स्थानों का स्पर्श करती है वही वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। भिन्न भिन्न वर्णों के उच्चारण में जो हमारी जिह्वा है वह भिन्न भिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, इसीलिए सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। चलिए हम जानते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। सबसे पहले उच्चारण स्थान है कंठ। अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ यानी कि कवर्ग और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए इन्हें कंठ्य वर्ण भी कहते हैं। कंठ कौन सा स्थान है? जो अगर आप मुंह खोलेंगे तो अंदर एक घंटी सी लटक रही होती है, उसे वहां तक का जो भाग है वो कंठ कहलाता है। तो वहां से ये वर्ण उच्चारित होते हैं। उसके बाद है तालु। तो जीभ जब आप च बोलेंगे तो जीभ जहां पर स्पर्श कर रही है जिस स्थान का, वह तालु वाला भाग है, और वहां से जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो है ई, पूरा चवर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, य। फिर है य और श, ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद यदि आप बोलेंगे ट, तो ट बोलते समय जीभ जहां का स्पर्श कर रही है मुख के अंतर्गत उसे मूर्धा कहते हैं, और यहां से भी जो वर्ण बोले जाते हैं वो हैं री, ट, ठ, ड, ढ, ण यानी कि टवर्ग। फिर है र और श, ये वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद दंत वर्ण, जिनके उच्चारण के समय जीभ दांत का स्पर्श करती है, वे दंत वर्ण कहलाते हैं, और वे वर्ण हैं ली, त, थ, द, ध, न यानी कि तवर्ग, ल और स। इन्हें दंत्य वर्ण भी कहा जाता है। उसके बाद जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होंठ आपस में मिलते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है,
और ये वर्ण हैं उ ऊ प फ ब भ म यानी कि पवर्ग और उपध्मानीय। उपध्मानीय माने प और फ से पहले आने वाला विसर्ग। तो इन वर्णों को ओष्ठ भी कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। एक उच्चारण स्थान है नासिका। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय नाक से भी आवाज निकलती है उन्हें नासिका वर्ण कहा जाता है। और ये वर्ण 5 हैं। ये प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है, जैसे कि ङ, य, ण, न और म। ये मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें नासिका वर्ण कहते हैं। नासिक्य वर्ण भी ये कहे जाते हैं। इसके अलावा अनुस्वार और अनुनासिक, इनका प्रयोग भी, इनका उच्चारण स्थान भी नासिका ही कहा जाता है। यदि हम और इनको अच्छी तरह से जानने का प्रयास करें तो हम ये देख सकते हैं कि कवर्ग का जो अंतिम वर्ण है ङ, यह एक तो कंठ से बोला जा रहा है क्योंकि कवर्ग का वर्ण है, और उसके साथ साथ नासिका से भी बोला जा रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका दोनों हो जाएंगे। उसी प्रकार चवर्ग में भी जो य वर्ण है यह एक तो तालु से बोला जा रहा है और इसके अलावा ये नासिका से भी बोला जा रहा है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों हो जाएंगे। उसी प्रकार ण का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका, न का उच्चारण स्थान दंत और नासिका, और म का उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण स्थान दो हैं, दो जगह से वो बोले जाते हैं लेकिन एक साथ उच्चारित होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि वर्ण कितने भागों में बांटे गए। स्वर और व्यंजन 2 भागों में, कुल वर्णों की संख्या है 46, और इन वर्णों का उच्चारण स्थान किस प्रकार से उच्चारण स्थानों में इनको बांटा गया है। उच्चारण स्थान ये हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ और नासिका। ङ, य, ण, न और म ये मुख और नासिका से बोले जाते हैं। इनके अलावा कुछ और वर्ण हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों से बोले जाते हैं, जैसे कि ए और ऐ, ये कंठ और तालु दोनों जगह से मिलाकर बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कंठ और ओष्ठ, ओ और औ, ये कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, इन्हें इसलिए कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार व जो है यह दंत्योष्ठ वर्ण है, दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। जिह्वा मूल जो वर्ण है यानी कि क और ख से पहले आने वाला विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान भी दंत और ओष्ठ दोनों है। उसी प्रकार जो अनुनासिक वर्ण है, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान भी मुख और नासिका है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और नासिका। तो इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उच्चारण स्थान तालिका बना लेंगे, ठीक है, और उस तालिका को हम इस प्रकार से समझते हैं। जैसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ, इसके लिए संस्कृत में वाक्य है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इसका मतलब ये है कि अ, आ और कवर्ग और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन्हें कंठ कहते हैं। उसी प्रकार तालु उच्चारण स्थान जो है इचु यशा नाम तालु कहा गया है, और इसलिए इन वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा ऋतु रसाणाम मूर्धा कहा गया है, इसलिए इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो दंत उच्चारण स्थान है ऋतु लसानाम दंताः कहा गया है, इसलिए इन वर्णों को दंत्य वर्ण कहते हैं। उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ कहा गया है संस्कृत में, इसीलिए इन वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। यमगणनानाम नासिका च, नासिका अनुस्वारस्य, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है, इसलिए इन्हें नासिक्य वर्ण कहा जाता है। एदेतौ कंठतालु, यानी कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। ओदोतौ कंठोष्ठम, यानी कि ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। वकारस्य दंतोष्ठ्यम, यानी कि व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, इसलिए इसे दंतोष्ठ कहते हैं। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, यानी कि विसर्ग से पहले आने वाला क और ख उसे जिह्वामूल कहा जाता है। और मुख नासिका वचनोनु नासिका है कि मुख और नासिका दोनों जगह से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं, यानी कि ङ, य, ण, न और म, इसलिए इन्हें कंठ नासिक्य आदि वर्ण कहा जाता है। ठीक है, मुख नासिका वर्ण इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और बातों को जानने का प्रयास करें तो हम ये जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान एक ही होता है। ङ, य, ण, न, म, ये जो 5 वर्ण हैं ये नासिका और मुख
ठीक है, दोनों जगह से बोले जाते हैं। मुख सहित नासिका कहा गया है। और इसके अलावा वे संयुक्त वर्ण जो दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हैं और उन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान यदि अलग अलग है तो उस संयुक्त वर्ण का उच्चारण स्थान उन दोनों को मिलाकर एक कहा जाएगा। जैसे कि आप ये देख लीजिए, दंत्योष्ठ है ना, कंठ तालव्य, कंठ्योष्ठ, यानी कि तो ए जो है वो दो वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है, अ और ई। अ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है तालु, इसलिए ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालु हो जाएगा। इसलिए जो वर्ण दोनों दो वर्णों से मिलकर बने हैं तो उनका उच्चारण स्थान भी उन दोनों वर्णों का मिला जुला रूप होगा। तो इस तरह से आज हमने वर्णों के भेद और उनके उच्चारण स्थान के विषय में विस्तृत रूप से जाना। धन्यवाद।